कॉम्प्लेक्स क्या था आपका? पीटी, कॉम्प्लेक्स क्या था? पीटी NH3, पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये था ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 4, क्योंकि मोनोडेंटेट 4 लिगेंड लगे हुए हैं, अमोनिया 2 लगा हुआ है और Cl 2 अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ही तरीके के होने के चांसेस है, या तो DsP2 होगा या sp3 होगा, 2 ही केसेस अपने पास अवेलेबल है। पीटी का कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल का क्या बताया मैंने? 5d8 6s2 ये आएगा। यहाँ पे अगर पीटी की वो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आ जाएगा, अमोनिया का 0 आता है, Cl का कितना आता है? -1, तो x = आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको पीटी में से, तो पीटी +2 बना लीजिए, तो 5d8 बनेगा कॉन्फ़िगरेशन, 6s0 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे सोचना है आपको कि अमोनिया तो है आपका वीक फील्ड लिगेंड, और आपका ये जो क्लोरीन, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्लोरीन वीक फील्ड है ना। अमोनिया को हमने कैटेगराइज किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL बोलते हैं, और Cl को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड में, इसमें कैटेगराइज करते हैं। 5d8 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना। 5d8 बाहर 4s0, हाँ 6s0, और ये 6p बनेगा, ये भी 0 पे है, 6p में भी कुछ नहीं, 4 चाहिए अपने को, क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया क्या करा देगा? अमोनिया पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर बन जाएंगे, एक खाली मिल जाएगा। 4 वैकेंट चाहिए अपने को, 4 वैकेंट ये कहाँ से उठाएगा? एक डी का, एक एस का, 2 पी के, लगातार में उठाते हैं, क्या बन जाएगा? लिख लीजिए, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीसीज होगी डायमैग्नेटिक, म्यू होगा 0, स्पीसीज कैसी बन जाएगी? डायमैग्नेटिक बन जाएगी, म्यू होगा 0, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है 0। कहा, क्या कह रही है? गार्गी रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही थी ऊपर वाले में 4 नहीं, अमोनिया है ना, इसलिए पेयरिंग हो जाएगी, पड़ेगी नहीं, पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा, अनपेयर्ड को पेयर बना देगा। तो भी काम करता है। ठीक है, यही नहीं आ रहा था, बाकी आ गए थे। ऑक्टाहेड्रल में कोई एग्जाम्पल कराए थे? कौन कौन से करा दिए थे? FeCN होल 6 -3 -4 कराया था, -3 नहीं कराया, -3 -4 दोनों हो गए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई बात करनी है तो कर लीजिए, कुछ दिक्कत लग रही है?
एक क्वेश्चन लिखिए MnBr4-2। क्वेश्चन है MnBr4-2, ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें दे रहे हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 Bm। जो म्यू हम निकाल रहे हैं वो स्पिन की वजह से निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 Bm। ये दिया हुआ है डेटा इस कंपाउंड का, और आपसे पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ VBT प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। On the basis of VBT predict hybridization and geometry। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताने कोशिश कीजिए। Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, 4s1 होता है 4s2, 3d5 4s1 तो क्रोमियम का होता है ना, 3d5 4s2 होता है। Mn का होता है 3d5 4s2, 3d5 4s2। Mn का एटॉमिक नंबर 25, लास्ट में होते हैं 3d5 4s2। कोशिश कीजिए, सुहानी कर रही हैं। sp3, हाँ sp3। म्यू अगर आ रहा है 5.9, तो म्यू 5.9 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकलेगा? 5 निकलेंगे। करते हैं इसको, है ना, एक बार कर देख लीजिए। sp3 सही है। Mn का चार्ज होगा कितना इस पे, x मान लीजिए, तो कितने का चार्ज आ जाएगा? हाँ, +2 का चार्ज। ठीक है। Mn का कितना होता है? 3d5 4s2 बोला था। Mn का है 3d5 4s2, तो Mn +2 का बना दीजिए, 3d5 बन जाएगा 4s का, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 3d5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 5 हो ही गया।
5 हो गया। अब बी आर माइनस क्योंकि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग वेयरिंग तो कुछ कराएगा नहीं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 रह ही जाएंगे, और एस यहाँ पे और 3 पी के खाली होंगे, तो 4 चाहिए अपने को, 4 बी आर अटैच कराने, तो 4 चाहिए, तो 1 एस का और 3 पी का ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, sp3 टेट्रा। क्लियर है बात? और म्यू से भी क्लियर हो जाएगा, म्यू भी निकाल सकते हो, 5.9 ही आएगा, अगर 5 लेते हो तो म्यू भी निकाल लो यहाँ पर। क्या फॉर्मूला था, n+2 था, तो 5 अनपेयर्ड है, तो 5 + 2 √35 है ना, अब 36 होता है 6, तो 35 अराउंड हम कह सकते हैं कितना, 5 पॉइंट। बात क्लियर है? हाँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, क्योंकि इसमें डी का तो यूज हुआ ही नहीं ना। चलिए और कर लेते हैं, FeF6-3 करा चुके हैं, FeF6-3, FeF6-3 हो चुका है। हो गया, BM बोर मैग्नेट्रॉन। अगर हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट सिखाया आपको, नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट सिखाया, ब्राउन रिंग कभी सिखाया है? किस चैप्टर में सिखाया था? अच्छा, नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट है, प्रैक्टिकल में भी आता है और आपके इसमें भी एग्जाम में, पी ब्लॉक में है तो कॉम्प्लेक्स में भी इसका रिलेशन है, क्योंकि ब्राउन रिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बनती है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र आया। नाइट्रेट के ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, सॉल्ट ले लिया आपने, जैसे आपको बोला गया सॉल्ट दे दिया आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एग्जाम में, अब आप क्या करो, इसका पता लगाओ इसमें नाइट्रेट है या नहीं, तो सॉल्ट का क्या करेंगे, पानी वानी डाल के एक्वस सोल्यूशन बना लीजिए, है ना, पानी डाला एक्वस सोल्यूशन बना लिया सॉल्ट का, फिर उसके बाद आप क्या करिए, लैब में FeSO4 फेरस सल्फेट का सॉल्ट होता है, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, है ना, अगर ब्राउन हो गया इसका मतलब वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। आपको कौन सा चाहिए, फेरस सल्फेट चाहिए जो ग्रीन पाउडर होगा, ठीक है। जब आप ये टेस्ट करने जा रहे हो, मतलब आपको जो सॉल्ट मिला है पहले उसका सोल्यूशन बना के एक टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए, उसके बाद अब आप फेरस सल्फेट तुरंत बनाइए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए होता है, ये कैसा चाहिए आपको, फ्रेश चाहिए, तो आप देखिए फेरस सल्फेट कहाँ पे लिखा हुआ है, किस बॉटल में, उससे निकालिए पाउडर को, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए और सॉल्ट के साथ उसमें भी पानी ऐड कीजिए, दूसरा टेस्ट ट्यूब एक तैयार कर लीजिए, ठीक। एक टेस्ट ट्यूब अपनी ये तैयार हो गई, जिसमें हमारा गिवन सॉल्ट जिसको बताना है कि उसमें नाइट्रेट है या नहीं, वो ले लिया है हमने पानी के साथ, और दूसरा हमने ले लिया है FeSO4 प्लस वाटर, ये ले लिया है ना। अब क्या करिए कि इसका कंटेंट इसमें मिक्स कर दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, FeSO4 डाल दीजिए उसमें सोल्यूशन में, आपके सॉल्ट के सोल्यूशन में FeSO4 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन। उसके बाद क्या करना है आपको, अब एक टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी, है ना, ये सोल्यूशन मिल गया, अब आपको आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ड्रॉपर से उसको निकालिए आराम से, और
टेस्ट ट्यूब के साइड से बिल्कुल ड्रॉपर कहाँ पे लगाना है, बिल्कुल, और धीरे धीरे डालना है टेस्ट ट्यूब के साइड से, बिल्कुल साइड को चिपकाते हुए वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप डालेंगे। जैसे ही आप एक या दो ड्रॉप डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर नाइट्रेट है उसमें, तो यहाँ पे एकदम पतली सी आपको, अच्छा टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है, नहीं तो वो रिंग डिस्टर्ब हो जाती है। उसका कलर कैसा होगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन जो कलर होता है, जैसे इनकी टी शर्ट में वेदांश की है ना, या ऐसा इस कलर की, ये जो ब्राउन कलर है इस कलर की आपको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ बिल्कुल थिन रिंग जैसी दिखेगी, बिल्कुल पतली सी रिंग। तो यहाँ पे किस कलर की रिंग आएगी, ब्राउन रिंग आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि इसमें नाइट्रेट है। ठीक है, आराम से करना है, अगर टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे तो रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो विजिबल नहीं होगी। पर अगर नाइट्रेट होता है तो आराम से आप, अगर नहीं भी आ रही है तो थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को रोक लीजिए, एक दो ड्रॉप और डालिए, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऐसे नहीं पोर कर दिया, आराम से एक ही दो ड्रॉप डालते ही टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट आता है नाइट्रेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। ये जो ब्राउन रिंग बनती है ये किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बनती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये नोट कर लो टेस्ट, फिर हम बात करते हैं। ये जो ब्राउन रिंग है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैसे बनती है क्या है उसकी बात। ड्रॉपर थोड़ा सही नहीं बना, आप बना लीजिएगा, ड्रॉपर तो अच्छे से होते हैं ना लैब में। जिन लोगों को लैब में जाने का मौका मिले वो अपना करके देखिएगा। अब तो 12th क्लास में टीचर्स आराम से आपको सब कुछ करने देते होंगे ना लैब में, एक्सपेरिमेंट नहीं। ये बहुत मुसीबत है अपने लोग के सिस्टम की, बच्चे भी शैतानी करते हैं इसलिए शायद टीचर्स नहीं करने देते, लेकिन बच्चे हाँ कुछ भी करते हैं बच्चे, तो बहुत शैतान। सक्षम सक्षम भी करता ही होगा शैतान, उसी ने किया। हो गया, शैतानी नहीं करेंगे तो बच्चे ही कहते होंगे, बस ये है कि केमिस्ट्री लैब में नुकसान होने का भी डर रहता है, चोट वोट लगता है। ये ब्राउन रिंग जो बनती है वो इस कंपाउंड की बनती है, FeH2O होल 5 NO, चार्ज होता है +2। अगर इस पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितना आएगा, X मान लीजिए, NO का होता है +1 चार्ज, तो आयरन पे देखिए कितना आ जाएगा चार्ज, +1 का चार्ज होगा, आयरन पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस। इन जनरली आयरन क्या शो करता है, +2 या +3 शो करता है ना, यहाँ पे आयरन पे +1 चार्ज होगा। ब्राउन रिंग ये है FeH2O होल 4 NO, +2 अगर SO4 लगाना चाहे तो +2 हटा के साइड में SO4 भी लगा। Fe+1 आ गया, तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या लेते हैं हम लोग, 3D6 4S2, ये होता है Fe का। अब Fe+ का निकालना चाहते हैं तो 3D6 4S1 आ जाएगा, है ना।
कोई दिक्कत है? अब पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये सोचते हैं। यहाँ पे है 3D, ये पेयर्ड है, और यहाँ पे 4s में कितना है 1। 4p है भाई खाली। एक दो तीन ये देखो थोड़ा सा स्पेशल केस है। हाँ इसीलिए बता रहे हैं, H2O को वैसे तो हम वीक फील्ड में लेते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको स्पेशल केस करके ही डालना। यहाँ पे क्या है, केवल ये जो S का है ना यही शिफ्ट होता है, केवल S का ही शिफ्ट होता है, बाकी पेयरिंग नहीं होती है। तो S का अगर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे केवल पेयरिंग हो जाएगी, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, और S खाली हो गया और 3 ये खाली। तो अब कितने चाहिए अपने को, कितने लिगेंड के लिए स्पेस चाहिए? 5 तो H2O के लिए चाहिए और 1 NO के लिए चाहिए, यानी 6 वैकेंट चाहिए। तो 6 वैकेंट कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे पेयरिंग हुई नहीं, स्पेशल केस है। यहाँ 3 ये हो गए और फिर D को लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 D के लेंगे, तो S का लिया, 4P का लिया, 4D का लिया, तो क्या बना sp3d2। बाहर वाला शेल है फोर्थ शेल, फोर्थ शेल के डी यूज किए गए हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आपका आउटर ऑर्बिटल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? ऑक्टा हेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? केवल S वाला पेयरिंग हुआ है, बाकी ये 3 तो अनपेयर्ड है, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो पैरामैग्नेटिक तो होने ही वाला है। और म्यू क्या निकालोगे? 3 प्लस 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? √15 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? कर लेंगे अब कर लेंगे। ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसमें पूरी पेयरिंग नहीं हुई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने ऑर्डर लिखा दिया था आपको, या स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिखा था। ऑर्डर का मतलब कम से ज्यादा में पूरा ऑर्डर पूरा नहीं लिखा था, क्योंकि अगर कंपैरेटिव क्वेश्चन आएगा तो इसकी जरूरत पड़ जाएगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ती है अगर आ जाता है कंपैरेटिव क्वेश्चन। चलिए 1-2 क्वेश्चन करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग शुरू करेंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखते हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं।
पहला क्वेश्चन तो यही दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन मैच करना है। ये तो मेरे ख्याल से कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको अब आ गया। ये करा तो नहीं दिया, देख लीजिएगा। वैसे हाइब्रिडाइजेशन सिखाया नहीं है तो पूरा कराया कैसे? ध्यान दीजिए। ये सारे कॉम्प्लेक्स करा दिए मैंने, शायद देख लीजिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैचिंग करनी है। sp3 sp3d2 dsp2 और है d2sp3। ठीक है, निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। एक एक का भी मैं निकाल के बताऊंगी नहीं, क्योंकि इनके बताए हुए हैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जितने हैं वो dsp2 हो सकते हैं, sp3 हो सकते हैं। चार्ज कैसे पता चलता है? मेटल बाहर कितनी लगी हुई है उसके हिसाब से चार्ज आपको पता लग जाएगा। ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में थोड़ा Cl बाहर लिखना था, गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे Cl बाहर लिखना था। Cl3 है और बाहर है। चार्ज उसी से पता चलेगा ना मेटल पे कितना है। कॉम्प्लेक्स पे 3 Cl बाहर है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा +3। फिर कोबाल्ट का निकालोगे तो +3। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। अगर +3 है तो 4s के 2 चले जाएंगे, 3d6 बन जाएगा। 3d6 है और अमोनिया है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। ऐसे ओरल भी कर सकते हैं अपन। 3d6 है, अगर तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, अगर 3d6 बनता है तो आप क्या करोगे? अगर अमोनिया के प्रेजेंस में पेयरिंग करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो μ = 0 बनेगा। और d के 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में फिक्स हो जाएंगे, 2 d के खाली हो जाएंगे। और 6 लिगेंड लगाने हैं अमोनिया के, तो या तो sp3d2 होता है या d2sp3, तो 2 d खाली हो गए तो क्या बन जाएगा इसका? d2sp3 बनने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी निकालोगे तो कोबाल्ट का +3 आएगा, चार्ज निकाल के देखोगे तो +3 आएगा। फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड, 3d6 में डी में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और डी में अगर पेयरिंग नहीं होगी तो डी खाली मिलेगा नहीं। और कितने लगाने हैं फ्लोरीन? 6 लगाने हैं आपको फ्लोरीन, यानी कि या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3, डी खाली नहीं मिलेगा अंदर वाले का, तो sp3d2। हाँ जी मैम, फर्स्ट वाले में K2NiCN मतलब CN होल 6 है, इसको होल 4 होगा मैम। होल 6 नहीं, होल 4, सॉरी होल 4, दिस इज होल 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पहले वाले में निकल +2 आएगा, 3d8 है, 4s2 होता है निकल का, 3d8 4s2, 4s के दोनों चले गए तो 3d8 बचेगा। साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग, तो 3d8 को पेयर करा देगा तो d का एक ही बचेगा खाली। 8 इलेक्ट्रॉन 4 में पेयर हो जाएंगे, एक d बचेगा तो dsp2 बन जाएगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब एक ही बचा, कौन सा? तो कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, अगर निकालने आ गया, एक बार सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हल की बात है। एक्सेप्शन आ जाए तो अलग बात है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे, म्यू भी निकाल लेंगे, तो म्यू के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे।
कॉम्प्लेक्स है ये, क्रोमियम पे +3, NiCl4 -2, COF6 -3 और NiCN4 -2। ऑनलाइन में समझ आ रहा है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स में आपको निकालना है, म्यू से मैचिंग करनी है, म्यू निकालना है। पहला म्यू दे रखा है 4.9, दूसरा म्यू दे रखा है 3.87, तीसरा दे रखा है 0, चौथा दे रखा है 2.83। कर लेंगे, करके बताऊं? कर लेंगे ना, एक एक करके निकालना पड़ेगा, एक एक करके सबके निकालने पड़ेंगे। क्या क्या है? NiCl4 -2 का सेकेंड ही आ रहा है 3.87, 2.8, फर्स्ट का ये आ रहा है और सेकेंड का फोर्थ आ रहा है 2.83। NiCN4 -2 का मैं निकाल देती हूँ, एक का निकाल के बता देती हूँ, आपको ऐसा ना लगे मैम कह रही है सब आ ही रहा है। -2 है ना। अन्वी बोर्ड पे देखिए, निकल का चार्ज निकाल रहे हैं, +2 आ गया निकल। निकल होता है वैसे 3D8 4s2, निकल 28 होता है, 28 का 3D8 4s2, +2 चार्ज है तो 3D8 4s0। Cn- कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को पूरे को क्या करा देगा? पेयर अप करा देगा। 5 में 8 जो है 4 ऐसे आ जाएंगे पेयर में, एक डी खाली मिल गया। 4 Cn चाहिए यानी कि 4 वैकेंट चाहिए, तो एक डी मिल गया, फिर इधर से एक S उठा लेंगे और इधर से 2 क्या उठा लेंगे? DsP2 बन गया। अपने को ये निकालना नहीं था, अपने को क्या निकालना था? म्यू निकालना था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू क्या आ गया? अब तो एक ही बचा, कौन सा? पहले से मैच करा देते हैं अगर आपने सही निकाला है तो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कुछ खास ऐसी तोप चीज नहीं आएगी। चलिए अगले उस पे आते हैं। बैक करना है, नई चीज सिखाई है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाते हैं। चैप्टर में आई थिंक अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही बचा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो बड़ा पार्ट है
बड़ा टॉपिक यही बचा हुआ है, और सब इधर का तो हो गया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बचा है। क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब थोड़ा सा बात करते हैं। हो गया विहान? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें पढ़ेंगे फिर हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, CFT बोलते हैं इसको, CFT। दो ही तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में पढ़नी है हमको। एक तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एक पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में भी थोड़ा सा आइडिया लेंगे, एडवांस में कभी कभी दे देते हैं। स्क्वायर प्लेनर आपके इसमें नहीं है, मेंस में नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, CM है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल होता है D ब्लॉक का एलिमेंट, इसकी बात करते हैं हम लोग। अब D ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसमें D ऑर्बिटल होंगे, और D ऑर्बिटल जो होते हैं आपको पता है कौन कौन से होते हैं D ऑर्बिटल। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है आपका DZ स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D के, है ना। अब होता क्या है कि जब इस पे आता है लिगेंड अटैक करने के लिए, भाई अगर कॉम्प्लेक्स बनना है तो कॉम्प्लेक्स आपको पता है कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, सेंट्रल मेटल होगा, इसके चारों तरफ से लिगेंड आएंगे, अटैक करेंगे, और लिगेंड आकर के अटैक करके इससे अटैच होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यही बात तो बताई जाती है कि कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब आपका सेंट्रल मेटल ऐसे ही पड़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स उसने फॉर्म नहीं किया है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं आया हुआ है, तो उसके जितने d ऑर्बिटल होते हैं सारे के सारे d ऑर्बिटल की एनर्जी होती है सेम। सारे के सारे d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी सेम होगी। और जिनकी एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी कब सेम होगी, जब कोई कंपाउंड नहीं बना है, कोई लिगेंड इंटरेक्शन के लिए नहीं आया है, यानी इनकी एनर्जी सेम होती है एब्सेंस ऑफ लिगेंड। ये पॉइंट नोट करिए, फिर अगली स्लाइड पे अगली बात करें। डी ऑर्बिटल 5 तरीके के होंगे सेंट्रल मेटल में, सबकी एनर्जी सेम होगी लिगेंड के एब्सेंस में। उन ऑर्बिटल्स को सबका नाम है DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। जब लिगेंड नहीं प्रेजेंट है तो उनकी एनर्जी सबकी क्या है, सेम। नोट हो गया।
ये पॉइंट नोट हो गया, तो अगले पॉइंट पे मूव करें। इसको फर्स्ट पॉइंट डाल करके CFT का फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। अब नोट ना करिएगा, ध्यान से समझिए। ये सेंट्रल मेटल है, मान लीजिए फ्री स्टेट में है, ठीक। इसकी एनर्जी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे लाइन लाइन से दिखाते हैं एनर्जी कि यहाँ पे इसकी एनर्जी, ठीक। अब हमने बोल तो दिया कि सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। अगर उनका सबका एवरेज ले लो तो एक इसकी एवरेज एनर्जी आप ले सकते हो, इन सबका एवरेज ले लो तो एक एवरेज एनर्जी आप ले सकते हो। और ये जो एवरेज एनर्जी होगी, इस एवरेज एनर्जी को हम अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए जीरो मान लेते हैं। जीरो होती नहीं है, इस एवरेज एनर्जी को हमने मान लिया जीरो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है एवरेज एनर्जी का पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग इसमें बोलते हैं बैरी सेंटर। जहां पे हमने एज्यूम किया है कि सबकी एवरेज एनर्जी जाकर के क्या है, जीरो है, उसको हमने बोला, उस पॉइंट को हमने क्या बोला, वेरी सेंटर। अब सेंट्रल मेटल थी, इसके पास जब लिगेंड अटैक करने के लिए आएगा तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये सेंट्रल मेटल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है, और जब ये इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे एक स्पेशल फिनोमिनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DD स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, DD स्प्लिटिंग। उसका मतलब है कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे जिनका नाम हमने क्या दिया था, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, जिनका हमने बोला कि ये डी जनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एक एवरेज एनर्जी को हमने बैरी सेंटर मान लिया, जीरो मान लिया इसकी एनर्जी को, इसकी एक एनर्जी है। जब लिगेंड अटैक करने आता है तो इनके बीच में कुछ इस तरीके से इंटरेक्शन होता है, सेंट्रल मेटल के फील्ड और लिगेंड के फील्ड के बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये दो के सेट में डिवाइड हो जाते हैं, दो के सेट में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने का मतलब कुछ की एनर्जी एवरेज जो जीरो मान रहे हो उससे बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी एवरेज से कम हो जाती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और दो की इस बैरी सेंटर से कम हो जाती है। जिनकी बढ़ती है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये बढ़ते हैं और इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं EG। क्या नाम देते हैं, EG। याद रखेंगे ऐसे, दो लेटर हैं E और G, तो यहाँ पे आ गया दो ऑर्बिटल DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। इसकी एवरेज जो बैरी सेंटर हमने माना है, जिसकी एनर्जी जीरो मानी है, हमने मानी है, होती नहीं है, मानी है, उससे एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, तो उसको हमने बोला, उन दो ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया, EG। मतलब मान लो कि क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, मैंने कोई ऐसी बात कह दी कि दो ग्रुपिंग हो गई और उस दो ग्रुपिंग में दो का एक सेट बन गया और तीन का एक सेट बन गया। जिनकी कम होती है वो कौन से होते हैं, DXY, DYZ और DZX, ये वाले होते हैं जिनकी एनर्जी एवरेज से कहाँ चली जाती है, कम पे चली जाती है, और इनको हम लोग नाम देते हैं T2G। T2G। अब इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इन दोनों की एनर्जी का जो गैप होता है, अगर ये फील्ड ऑक्टाहेड्रल है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, तो स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, डी की दो ऑर्बिटल ऊपर जिनको नाम दिया EG,
कौन कौन से ज्यादा होंगे एनर्जी वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और जिनकी कम होगी वो कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनको हमने क्या नाम दिया, कंबाइंड फॉर्म में इनको नाम देते हैं टी टू जी। मैं ऐसे याद रखती थी कि यहाँ पे टी है, टू है और जी है, 3 लेटर है, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल का सेट नीचे लिखना है और ऊपर किसका लिखना है, 2 का, जिसका नाम हमने क्या दिया है, ई जी। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, डेल्टा ओ। इस डेल्टा ओ को बोलते हैं CFSE। डेल्टा ओ को क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोली जाती है। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, इसको हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया जीरो एनर्जी। इस पॉइंट को, बैरी सेंटर को हमने क्या मान लिया, जीरो एनर्जी मान। इसको बनाइए, फिर इसके कुछ लिखवा भी देते हैं, क्योंकि समझने में तो जो आपको समझ आया इसको लिखना भी पड़ेगा। CFSE कैलकुलेशन भी आता है क्वेश्चंस में। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है और उसका रीजन क्या होता है वो भी बताएंगे। ऐसे बनाइएगा, देखिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है 5 ऑर्बिटल है ना, 5 लाइन बना दीजिए। 5 ऑर्बिटल, 5 लाइन। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हुए, 2। यहाँ पे कितने हुए, लाइन से ऐसे शो कर रहे हैं ऑर्बिटल। हाँ, बैरी सेंटर एवरेज एनर्जी मानी है, और बैरी सेंटर को हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने एवरेज को जीरो मान लिया, मतलब यहाँ पे एनर्जी हमने जीरो मान लिया। हाँ, कह सकते हैं फ्री स्टेट ही है, लेकिन एवरेज तब लेना पड़ा हमको जब हम बात कर रहे हैं कि लिगेंड आया अटैक करने। स्टेप 1 जब लिगेंड अटैक करने आया, स्टेप 2 में स्प्लिटिंग हो गई। सेकेंड वाले पॉइंट में ऑक्टाहेड्रल भी ऊपर लिख लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल में ऐसी स्प्लिटिंग है जब 6 लिगेंड अटैक करने आ रहे हैं मोनोडेंटेट। डी स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं इसको, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है। ये जीरो है, ओ बोले तो ऑक्टाहेड्रल। ये जो ओ लिखा है ना, ये है डेल्टा, शो करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ओ जो है ये शो करता है ऑक्टाहेड्रल को, कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। कहाँ एवरेज एनर्जी, फिर बैरी सेंटर उसको बोलते हैं, जहां पे एवरेज एनर्जी हमने क्या मान ली, एज्यूम कर ली है कि जीरो है। बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई। हो जाए तो बोल दीजिए।
बुक में और अच्छा डायग्राम बना होगा, पर बात आपको समझ आ जाए तो, मुद्दे की बात तो वही है। अब देखिए ये गार्गी क्या कह रहे हो, ये पूरा पोर्शन डेल्टा ओ है। अगर आपको ये पोर्शन निकालने को बोला जाए कि बेरी सेंटर से जिनकी एनर्जी बढ़ी है उनको निकालना है, तो ऊपर की ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है 0.6 डेल्टा ओ। मान लो डेल्टा ओ की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस में लेके। और नीचे वाले की एनर्जी कम हुई है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इसको लेते हैं हम लोग माइनस 0.4 डेल्टा। याद कैसे रखेंगे, याद रखेगा यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पे 2 के हिसाब 0.2 के हिसाब से 2 ले लीजिए, 0.4 ले, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना ले लीजिए 0.6, 0.6 0.4, यही ऑक्टा टेट्रा में भी यही ऑर्डर है, बस ऊपर नीचे का चेंज होगा। अभी सिखाएंगे इसको। एनसीईआरटी हाँ डायग्राम हो सकता है बुक में और अच्छा हो। हाँ अच्छा सा ठीक ठीक दिया है उसमें, 2/5 3/5 ऐसे करके दिया है, एक ही बात है। 0.6 को 3/5 भी लिख सकते हैं, 3/5 डेल्टा हो, और 0.4 को 2/5 लिख सकते हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ है बुक में। T2G और EG की बात हो गई। चलिए अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में रीजन लिख लेते हैं इसका कि इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों बढ़ी, इसकी एनर्जी कम क्यों हुई इंटरेक्शन पे। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो डी के जो ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर और डी माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला जो ऑर्बिटल है, और जो डी जेड स्क्वायर है, ये दोनों जो ऑर्बिटल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसके लोग एक्स वाई के अलोंग होते हैं। और जो डी जेड स्क्वायर है ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है, ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक, अब ये मान लो हमने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। अब आपका ये वाला है जो एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसके लोग कुछ ऐसे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड होंगे। और जो डी जेड स्क्वायर है उसके जो लोग होंगे वो यहाँ पे, हाँ सॉरी इसके अलाउंग, जेड के अलाउंग, एक्सिस के अलाउंग, है ना। और जो आपके दूसरे वाले होते हैं, ये वाले, ये जो 3 होते हैं, ये 3 आपके होते हैं किस तरीके से, अगर एक्स वाई की बात करोगे तो एक्स वाई जो होता है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। एक्स वाई जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस, इसका जो लोब होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं 45 डिग्री, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, तो क्या मतलब है, लिगेंड जो आता है ना, लिगेंड जो आता है वो पहले कोशिश करता है एक्सिस के अलोंग आने की। किसके अलोंग आने की कोशिश करता है लिगेंड, एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड के अलोंग अटैक करने की कोशिश करता है। तो अगर एक्स वाई जेड के अलोंग अटैक कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उनसे होगा जो एक्स वाई के अलोंग हो या जेड के अलोंग हो। ये दोनों ऑर्बिटल क्योंकि एक्स वाई और जेड के अलोंग है,
तो इनसे इंटरेक्शन रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन जहां पे भी जिस केस में भी ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी तेजी से बढ़ेगी। रिपल्शन जैसे ही ज्यादा होता है इनकी एनर्जी तेजी से बढ़ती है। क्योंकि लिगेंड आ रहा है एक्सिस के अलोंग और ये वाले कहाँ बैठे हुए हैं, एक्सिस के बीच में बैठे हुए हैं। एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे, वाई जेड जो होगा वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे, जेड एक्स जो होगा वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे इनके लोब लाई करते हैं। तो इनको ज्यादा रिपल्शन फेस करना नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर रिपल्शन कम होगा। तो यहाँ लेस रिपल्शन है और यहाँ पे क्या है, हाई रिपल्शन है। इसलिए जहां हाई रिपल्शन है वहां पे क्या हो गई, एनर्जी एकदम से एवरेज से ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या हुआ, लेस रिपल्शन था तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आई, एनर्जी क्या हो गई, एवरेज से कम पे ही है। जैसे आपसे कभी कभी बोर्ड में या उसमें भी पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई जो एक्स स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी ही क्यों बढ़ी, इन तीनों की क्यों नहीं बढ़ी, इनमें से कोई क्यों नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि ये उन एक्सिस के अलोंग ही नहीं है और लिगेंड एक्सिस के अलोंग ही अटैक कर रहा है। तो लिगेंड अगर एक्सिस के अलोंग अटैक कर रहा है तो जो एक्सिस पे आएगा उसको ज्यादा रिपल्शन शो करना पड़ेगा। बात समझ आई? जैसे मान लीजिए कि हमको आपको हमसे लड़ाई करनी है और पता चला कि मैं तो जा रही हूँ एक्स डायरेक्शन में और आप जा रहे हैं कहाँ, आप बोले मैम से लड़ना है लेकिन हम जेड में खड़े होंगे। तो मैम चली एक्स में और आप कहाँ चले, जेड में। तो ऑब्वियस सी बात है आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो, लड़ना भी है और जिसको लड़ना होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में मैम जा रही तो फिर एक्स एक्सिस में ही आना पड़ेगा, फाइट करना है तो जहां फाइटिंग ज्यादा वहां रिपल्शन ज्यादा, जहां रिपल्शन ज्यादा वहां एनर्जी बढ़ेगी। बोलिए बोलिए अनवी। 45 डिग्री इनके लोग 45 डिग्री पे लाई करते हैं। 5 ऑर्बिटल पढ़ते हैं ना हम लोग, कहाँ पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सवालों पे आए, कैसे आएंगे क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो वही तो बोल रही, डी जेड स्क्वायर, डी जेड नहीं, हाँ जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, थोड़ी सी उसकी रिंग एक्स वाई के अलॉन्ग होती है, एक रिंग भी तो होती है इलेक्ट्रॉन एक्स वाई की। तो एक्स वाई के अलॉन्ग वो हो गई और जेड के अलॉन्ग वो। क्या, अरे वो गलती से बना दिया था ना, ये तो गलती से येलो बन गया था ना, अब ये येलो इरेज करेंगे सब इरेज हो जाएगा। अभी ठीक है, ये एक्स वाई होगा, ये तो वैसे भी पी का बना है, डी का तो बना नहीं है, डी तो डबल डबल होता है। तो आपको समझाने के लिए तो बना दिया, सही नहीं, सही तो एग्जैक्ट बनाए, पूरा डी का बनेगा। चले आगे बात करें, क्वेश्चन कैसे आएगा, सीएफएससी कैसे निकालें, कैसे लिखें कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा सब आ जाएगा। सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दे उसके लिए।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल। मान लो कि जो आपका सेंट्रल मेटल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D1। क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन? D। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या बनेगा, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हो सकता? ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले समझिए फिर बात। से मान लीजिए कि हमने जो कॉम्प्लेक्स हमको मिला उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो आयन का आ रहा है वो D1 आ रहा है ना। तो D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हम ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालें, या क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो आपको दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल होगा ही होगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में। तो आपने क्या करना है, ऐसे बना लेना है पहले तो, ये 5 से ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पे 2 आए थे, यहाँ पे कितने आए थे? 3, है ना। इसको एक करने का तरीका ऐसे भी होता है कि आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे 2 लाइन ऐसे बना लो, यहाँ पे 3। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, पहले नीचे से भरते हैं, पहले एनर्जी कम से भरेगा, यहाँ भर गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसको नाम हमने क्या दिया था? Eg। इसको नाम क्या दिया था हमने? T2G। ठीक, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन D1 का कैसे लिखा जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होनी चाहिए, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है तो पेयर किसको कराओगे? तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखोगे? इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे T2G, ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख दोगे 1, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल की ही बात हो रही है, तो वीक फील्ड में क्या चेंज आएगा? पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग तो वैसे स्ट्रॉन्ग में भी नहीं हुई, तो यहाँ पे भी Eg लिख दिया आपने, T2G। और इसका मतलब जब 1 कॉन्फ़िगरेशन है तो चाहे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो चाहे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो या फील्ड वीक हो, कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G1 Eg0। ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, T2G1 Eg0 लिख लीजिए। बात समझ आई? है Eg की? हाँ है। ठीक है, CFSE निकालें इसकी, CFSE निकालें। CFSE निकालना है, मेन मुद्दा तो वही है। एक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है, एक CFSE का आता है। जेई मेंस वाले 1-2 साल से CFSE पे मेहरबान है, उसके पहले कॉन्फ़िगरेशन दे रहे थे। बोर्ड में कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आता है, CFSE कम निकालने को आता है, पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तो CFSE भी लिख लोगे। कैसे लिखेंगे बताते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, यहाँ पे ये जो नीचे ये वाली चीज थी, ये क्या लिखी थी मैंने? प्लस में लिखी थी, प्लस कितनी थी? 0.6 थी या 4 थी? ऊपर वाली 0.6 थी और नीचे वाली डेल्टा ओ, ये लिखा था ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? नीचे वाले में है, ऊपर वाले में तो है नहीं, तो CFSE क्या लिखी जाएगी?
अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा एक, इलेक्ट्रॉन के नंबर का मल्टीप्लीकेशन -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 1, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने का मल्टीप्लीकेशन भी। यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगी, ठीक है। अब D2 D3 की खुद करके करिएगा, D4 की सिखाती हूँ, फिर D7 की सिखाऊंगी, 2-3 की सिखा दूंगी, तो आप D1 से लेके D10 तक की सबके कर लेंगे। कैसे करना है, अब किसकी मैं बोल रही सिखाने को, D1 का हो गया, सबको आया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग कॉम्प्लेक्स में D1 D2 तो आप निकाल ही लोगे ना, कॉम्प्लेक्स को देख के कितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसके हिसाब से। अब D4 का सीखिए। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ऐसे सिंबॉलिकली बनाते हैं, ये 5 थे, अगर D4 है तो ओरिजिनल D4 एक, इसमें 2 3 4 ऐसे भर दोगे, ये ओरिजिनल वाला है। यहाँ पे कितने बनाए थे, 2, यहाँ पे कितने बनाए थे, 3। इनका नाम EG था, इनका नाम T2G था। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 फिल करने हैं। नीचे वाले से शुरू करते हैं, 1 2 3। फील्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, ऊपर नहीं जाने देगा, पहले यहीं पे पेयरिंग करवा देगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी। फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहीं पे हो जाएगी पेयरिंग, ठीक है। वीक फील्ड में लिखते हैं, नोट ना करिए, इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहे। वीक फील्ड में भी अगर 5 लिखोगे तो ऐसे ही लिख दोगे। दो मिनट रुक जाइए, बात समझ आ गई तो आप खुद ही से कर लोगे, अगला बोलोगे मैम मैं खुद ही कर लूंगा। ये T2G है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं यहाँ पे करिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। फील्ड कैसी है, वीक है, तो फील्ड अगर वीक है तो 1 2 3 आराम से, वीक फील्ड में पेयरिंग वेयरिंग नहीं, आराम से नीचे वाले एक एक, फिर उसके बाद ऊपर वाले एक एक, फिर और बढ़ेंगे तो फिर पेयरिंग स्टार्ट, नीचे वाले में पहले पेयरिंग फिर ऊपर, ऐसे चल। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G3 और EG क्या बन गया, क्लियर है बात। यहाँ पे बना T2G4 और EG क्या बना, लिख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन, फिर CFSE निकालें जल्दी से। कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के D1 D2 स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिख के मैचिंग क्वेश्चन दे देते हैं, कभी इंटीजर में दे देते हैं। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन कोई भी हो बना के कर लोगे डनाडन, नहीं आता है तो मामला खराब होने में देर नहीं लगेगी। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है सबको, यस मैम। अब CFSE निकालते हैं, क्या अलग बात है वो देखते हैं। हाँ वो तो उसी के हिसाब से होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है उनका मल्टीप्लीकेशन।
एक और नई चीज आएगी जिसको बताने के लिए हमने इतना होल्ड करवाया आपको, ठीक है। CFSE लिखते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नीचे तरीके से लिखे। मैं इधर ऊपर लिख दे रही हूँ, आप तो तरीके से नीचे लिखे। हाँ देखो, अब अपने को इसके हिसाब से तो क्या था, +0.6, और इसके हिसाब से क्या था, -0.4। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। तो CFSE लिखनी है तो पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में पढ़ते हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आपका इसके हिसाब से -0.4 डेल्टा O इंटू 4। ठीक है, इसमें 0 है, इजी तो 0 है, तो इसको ऐसे लिखो या नहीं लिखो चलेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखो, इसमें एक और फैक्टर यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे देखो जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल से देखते हैं, ओरिजिनल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, सबके सब सिंगल थे, मतलब अनपेयर्ड थे, नॉट सिंगल, अनपेयर्ड बोलते हैं उनको, अनपेयर्ड थे। यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल ये वाला ओरिजिनल से ये बना, तो यहाँ पे 3 तो ऐसे दिखाई दे रहा है, एक पेयर बन गया है, एक क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, केवल एक की पेयर हुई, यहाँ पे कोई पेयर नहीं था, यहाँ पे एक पेयर दिखाई दे रहा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पेयरिंग एनर्जी 1p, या p लिख दो, 1p या p एक ही बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होगी इसमें, पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होगी। मान लो कि पहले आपके 2 पेयर थे और बाद में आपके 3 पेयर बन गए, तो पहले अगर शुरू शुरू में फ्री स्टेट में अगर 2 पेयर थे, बाद में 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब एक और एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है, तो एक पेयरिंग एनर्जी। पहले मान लो कोई पेयर नहीं था, बाद में 3 पेयर बन गए, तो 3 पेयर एक्स्ट्रा हो गए, तो 3p लगेगी। पेयरिंग एनर्जी क्वेश्चन में दी होगी, या कभी कभी ऐसे ही लिखने को ही आ जाता है, बस बता देते आपको, क्वेश्चन बता, यहाँ पे CFSE नीचे वाले में क्या था, 0.4 माइनस वाला था, तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी कोई पेयरिंग वेयरिंग तो हुई नहीं, तो -0.4 इंटू डेल्टा O इंटू 3, और प्लस में क्या आ गया, डेल्टा O इंटू 0.6 इंटू 1। पेयरिंग एनर्जी तो है नहीं, पेयर वेयर हुआ नहीं। पेयरिंग एनर्जी किससे दिखनी है, ओरिजिनल में कितने पेयर हैं और जब आपने बनाया तो कितने पेयर, जो डिफरेंस है, जितने पेयर बने एक्स्ट्रा उतने का मल्टीप्लाई होगा। अगर एक पेयर, 2 पेयर ओरिजिनल में था, 3 पेयर दिख रहा है बाद में, तो एक पेयर एक्स्ट्रा बना तो 1p, 2 पेयर एक्स्ट्रा बनेंगे तो 2p, 3p। इस तरह कौन है, हो गया सबका, सबको बात समझ में आई। सवाल करेंगे, एक सवाल करके क्लास फिर आप एक कर लीजिए, अगर कोई मिल जाता है इसका पेयरिंग का। ये पेयरिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना। हाँ जोड़ेंगे, पेयर अप पेयर बन रहा है तो जोड़ेंगे।
कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, मैच करना है आपको। जब तक पेयरिंग का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तब तक ये T2G2 EG0, T2G3 EG0, T2G3 EG2, T2G6 EG2। मैचिंग करनी है। H2O वैसे तो वीक में ही कंसिडर। ट्वेंटी सिक्स 3D6, क्रोमियम का 3D5 4s1, आयरन का 3D6 4s2, निकल का 3D8 4s2, वेनेडियम का आई थिंक टाइटेनियम के बाद आता ना 3D3 4s2, वेनेडियम का 3D3 4s2, वेनेडियम इज 23 +3 का चार्ज है। क्रोमियम का 3D5 4s1, H2O को वीक कंसीडर करें, H2O को वीक कंसीडर करें। आप कोशिश करिए, नहीं आएगा मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगी, टेंशन वाली बात नहीं है, आप कोशिश करें। फर्स्ट का डी, एक मिनट इसकी CFSE लिख दूं फिर आंसर दे। ये CFSE दिया हुआ मैच करना, अभी देखती हूँ आंसर देखती हूँ। इसमें आ रहा है A का सेकंड, B का थर्ड, C का 4, D का 1, ये आ रहा है आंसर। करके बताऊं?
आ रहा है बच्चों? एक दो भी कोई आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन हम पहला वाला हो गया। ऑनलाइन? नंबर हो गया। बादल, प्रथमेश, हो गया। हो रहा है। पहले वाले का आंसर ये चेक करिए। अनवी आ रहा है? पहले वाला दिखाइए। फर्स्ट क्रोमियम वाला किया। सेकंड ईयर हो। एक 24 में आया, एक 23 में आया, मतलब ट्रेंडिंग सवाल हो गया। रिसेंट मतलब ट्रेंडिंग। 22 21 में भी आए CFSE पे। उसमें तो पेयरिंग एनर्जी वाले पे। इन ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। 3D3 4S2। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का निकालिए। CFSE कॉन्फ़िगरेशन लिख के CFSE। अच्छा, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि पेयरिंग हो रही हो, पेयरिंग एनर्जी दिखा ना रहे हो, है ना, तो चलेगा। मतलब पेयरिंग नहीं दिखाया, मतलब कंसीडर नहीं किया इन्होंने। अब किसी ऑप्शन में नहीं है तो परेशान नहीं होंगे कि अरे पी तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया है तो सब में नहीं दिया। हम eligible हो गए कि नहीं नहीं, उसको मतलब नेग्लिजिबल नहीं, उसको कंसीडर नहीं किया इसमें। इन्होंने नहीं दिखाया तो ऐसा नहीं कि है नहीं। मैम वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3D3 4S2। व्यू आ रहा है अब? व्यू जी, जिनको नहीं आ रहा है वो पूछे तो सही, कहाँ दिक्कत आ रही, क्या नहीं बन रहा है। पूछेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा। 3D3 4S2। अब वेनेडियम पे देखो कितने होंगे, +3 होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 4s के 2 हटा दो, ये इसका 1 हटा दो, तो 3D2 बन गया फाइनली। अब इसका लिखो, 3D2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, मतलब वो T2G और EG करके जैसे सिखाया। हाँ, सेकंड का आंसर तुम बताओ। 0.6 की आ रही है, कैलकुलेट करते हैं। देख, फर्स्ट वाला सबका आया कि नहीं पहले बताओ, तो फिर सेकंड पे चलो। यस मैम हो गया। वॉशरूम लोग एक बार ही जाएं, ऐसा नहीं, अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्योंकि 2 बार जाने का मतलब है कि घूमने जा रहे हैं। या तो डायबिटीज चेक कराओ, कोई भी जो भी जा रहा है ना। डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा जाना पड़ता है। तो अगर जो ज्यादा जा रहे हैं अभी, उसको बोलना पड़ेगा। हाँ, दिक्कत है। चलिए सिखा देते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। CFSE निकालना बता दें, पहला तो आ गया होगा सबको। पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? Cu, बोलो जल्दी से, पीयू। हाँ, प्लस कॉपर पे +2 चार्ज है, दिखाई दे रहा है।
कॉपर होता है 3d10 4s1 3d10 4s1 होता है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3d9 बनेगा और 4s क्या बनेगा 0, है ना। तो 3d9 को लिखना है। और अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये 2 डब्बे, ये 3 डब्बे, यही तो बनाने थे। पहले क्या थे 5 थे, 5 कैसे थे 1 2 3 4 5 9 बनाने हैं ना, ऐसे थी पहले ओरिजिनल सिचुएशन 3d9। अब क्या होगा यहाँ पे क्या था Eg, यहाँ पे था T2G, यही था ना। तो फिल करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ जाएंगे, 1 2 3 पेयरिंग हो गई, 6 तो यहीं भर गए, 3 और जाएंगे। हो गए ना 9, बोलो। अब देख लेते हैं क्या लिखे, इसके लिए क्या लिखते हैं Eg के लिए, ऊपर वाले के लिए क्या लिखते हैं माइनस में, कितना था, कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर डेल्टा O को नहीं भूलेंगे, इंटू 6 इलेक्ट्रॉन। वहां पे कितने पेयर थे, वहां पे 4 पेयर थे, फाइनल में भी 4 ही पेयर हैं, 1 2 3 4 ही तो पेयर हैं, तो पेयरिंग एनर्जी तो हुई नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग तो हुई नहीं, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं है, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 1.8 डेल्टा O, और यहाँ क्या आ गया -2.4, तो कितना बनेगा 0.6। पहले का तो आंसर ये है। समझ आया सबको ऑनलाइन? यस मैम। सुहानी आ गया, बातों बात समझ में, आप कर लेंगे, बस कर लीजिएगा, नेक्स्ट टर्न पे कॉपी में देखूंगी किसका, क्वेश्चन कैसे दिखा देंगे, जिसका आंसर बोल दूं, क्या है आंसर, क्वेश्चन विराज की आवाज, विराज तुम्हारी आवाज बहुत ही दमदार हो रही है। क्वेश्चन तो निकाले, ध्यान नहीं आ रहा है, आ गया, हाँ गया। अरे रुको तो देखने तो मुझे सॉल्व नहीं किया तो मुझे ही क्या पता है कौन सा, हमारी स्पीड भी कम है, आपकी तरह थोड़ी स्पीड है। फर्स्ट का आ रहा है, फर्स्ट इसमें आ रहा है, फर्स्ट का तो फर्स्ट, अरे वो वाला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का तो फर्स्ट है, और सेकंड का 4 है, और थर्ड का है सेकंड, और फोर्थ का फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अपना निकालिएगा घर पे जिन्होंने नहीं निकाला है। ठीक है, चलिए आज की कर देते हैं आपकी, बाय बाय बच्चों। थैंक यू मैम।